So the topic that we are going to start today is the civil disobedience. Okay, but before this, you should know that what was the reason that Mahatma Gandhi decided to withdraw his non-cooperation movement. So what were the main reasons? There was not a single reason before this. Okay, so हम देखेंगे कि पूरे कंट्री में इतने ब्रॉड लेवल पे जो ये मूवमेंट चल चुका था, towns, countryside, among peasants, okay, tribal areas of Gudem Hills rebellion के बारे में मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया। देन प्लांटेशन वर्कर्स ने भी इसमें काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। ओके, इवन इट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बट दे ट्राइड टू पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। ओके, so overall, we can say that this movement means the non-cooperation movement is spread in each and every section of society. हर एक लोगों के पास ये मैसेज पहुंच चुका था और हर एक लोगों ने इसको क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया था। और काफी एक तरह से कह लें जो एनर्जी थी, ठीक है ना, जो एक तरह से ललक थी फ्रीडम पाने की, उनको ये लग भी गया था कि हम जल्दी हमको फ्रीडम मिलने वाला है। ठीक है, बट अगर हम इस बात पे पहुंचे कि मैंने जब आपको बताया था कि जो सिटीज में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना, उसमें जो लोगों की एनर्जी जो होती है वो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टाइम फिक्स किया गया था, अगर हम 20 अगस्त 20 ही अगर हम टाइम कंसिडर करें द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो 21 तक आते आते भी ब्रिटिशर्स के माइंड में कुछ ऐसा आया नहीं कि हम इनके डिमांड को क्या करें, पूरा करें। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी इसको मानने वाले नहीं हैं और इस तरह से हम अपनी जॉब को छोड़ेंगे, स्कूल्स को छोड़ेंगे तो हम कब तक ऐसे रह पाएंगे। तो इसीलिए लोग वापस अपने अपने काम पे लौटने लगे। तो महात्मा गांधी को उस समय ही लग गया था क्या, कि अब लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि इस मोमेंट को लग रहा है कि अब क्या करना चाहिए, कॉल ऑफ कर देना चाहिए, वापस क्योंकि वो ये भी जानते थे कि अगर लोगों की जॉब नहीं रहेगी या लोग मूवमेंट में अगर कंटिन्यू रहेंगे तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो लोग क्या होंगे, लोग वायलेंस कर सकते हैं। तो ताकि ज्यादा वायलेंस ना हो, लोगों के अंदर गुस्सा गुस्सा ना हो, ठीक है ना, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया। बट वो किया कब जाता, अब उसके लिए कोई श्योर नहीं था, लेकिन ये तो उनके मन में था कि अब ये मूवमेंट ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। होता क्या है, महात्मा गांधी जी उस समय बारदोली आई थिंक गुजरात में थे, ठीक है ना, कोई स्पीच, कोई फार्मर्स को कोई की मीटिंग कोई वो अटेंड कर रहे थे। उसी समय गोरखपुर के एक के पास एक छोटा सा प्लेस कह सकते हैं, चौरी चौरा। चौरी चौरा भी कहते हैं और चौरी चौरा और चौरा चौरी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो चौरी चौरा हम लोग कहते हैं क्योंकि हम लोग के काफी एक तरह से पास का ही प्लेस है, तुम इसको कह सकते हो। जो चौरी चौरा इंसिडेंट के नेम से या फिर चौरी चौरा कांड उसको कहा जाता है। तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पीजेंट्स का जो रेबेलियन चल रहा था गाँव में, और खास करके वहां पे जो उनका मूवमेंट था, मैंने ये भी बताया था कि वो ब्रिटिशर से डायरेक्टली नहीं था, बट वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स हुआ कर, जो ये तालुकदार जो हुआ करते थे, उनसे क्या था, उनका क्लैश था, उनसे वहां पे उनको दिक्कत थी। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही जो ये पीजेंट्स हैं वो नारेबाजी करते हुए नॉन कॉपरेशन मतलब कि मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए नारा लगाते हुए वो जा रहे थे, ठीक है ना। अब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अब ये कहाँ तक सही है, एक्चुअली ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो मतलब लगभग सही ही है, लेकिन क्योंकि आप नॉर्मली ही पढ़ते आ रहे हैं अपने क्लासेस में कि किस तरह से लोगों ने इतने पुलिस वालों को जला दिया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं आपको। तो ऐसे ही एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, कोई वहां पे वायलेंस नहीं होने वाला था, तो वो नारेबाजी करते हुए वो जा रहे थे। तो वहां पे ब्रिटिश पुलिस भी थे, पुलिस के लोग भी थे, ठीक है। तो आपको बताइए कि जब तक आप वायलेंस नहीं करेंगे तो पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी, और वो नॉन वायलेंट तरीके से ही वो नारेबाजी कर रहे थे, ठीक है। उसी में उस पुलिस जहाँ पे पुलिस ब्रिटिशर्स थे, तो वहीं के आसपास कुछ लैंडलॉर्ड्स के लोग, ठीक है ना, उनके गुंडे कह सकते हैं या उनके सपोर्टर कह सकते हो, तो तालुकदार जैसे लोग, ठीक है ना, वहीं पे खड़े थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर से कहा कि अगर आप हमको मौका दें तो मैं इन लोगों को इनको इनको इनका जवाब देता हूँ कि ये जो नारेबाजी कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स का तो पता ही है कि ब्रिटिशर्स ये जो जो नॉन कॉपरेशन के जो सपोर्टर हैं, जो मूवमेंट चलाने वाले, उनके अगेंस्ट थे ही।
तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उनको परमिशन दे दिया और फिर इन लोगों ने, मतलब जो ये लैंडलॉर्ड टाइप के जो लोग थे, ठीक है ना, उनके सपोर्टर, वो जाते हैं और उस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को वो डिस्टर्ब करते हैं, कुछ लोगों को मार भी देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग गुस्से में आते हैं, जब गुस्से में आने के बाद अब वो लोग उनको मारेंगे। और उसके बाद बीच में पुलिस वाले आ जाते हैं, तो पुलिस में आई थिंक फायरिंग होनी कुछ होती है, कुछ लोग के कहा जाता है, ठीक है ना, एक दो स्टूडेंट थे या फिर जो स्ट्राइकर जो भी आप कह सकते हैं, तो वहां पे उनकी डेथ भी हो जाती है। फिर ये लोग, अब यही पुलिस वाले हैं तो इनके लिए कुछ सेफ प्लेस तो था नहीं आसपास, तो वो पुलिस स्टेशन पास में वहीं पे था, ठीक है, तो वहां पे जाके अपने आप को वहां पे वो सेव कर लेते हैं। लोगों को तो पता चलता ही है। अब ये देखो, ये भी ये है कि अभी 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 रिसेंट में ये रिसर्च के बाद ये थोड़ा सा जब उस पर स्टडी होता रहता है एक्चुअली क्या हुआ था, तो उसमें ये कहा गया कि कोई वहां पे जब ये लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन में उन लोगों को मारने या जो भी करने, तो रास्ते में कोई इनसे मिला, ठीक है ना, कोई एक बहुत अच्छे पर्सन को लीडर मिले उनसे, और उनके समझाने के बाद ये लोग वापस चले गए। कहा यह जाता है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स के जो ये चेले थे, ठीक है ना, उन्होंने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया और फिर पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। और जब आग लगाने का सिंपल सा जो ब्लेम है, वो ऑब्वियस सी बात है इस इन्हीं लोगों पे जाएगा, ठीक है ना, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाले लोगों के पास जाएगा। और फिर ब्रिटिशर्स अपना क्या करेगी, स्टेप लेगी। तो ऐसा उन्होंने ही क्या किया, जेल में जो भी था, ठीक है, आग लगाया। और उसमें अब इसका भी डाटा अलग है, कुछ लोग कम बताते हैं, बट ये 22 और 23 का जो डाटा है वही सही माना जाता है। कितने जो पुलिसमैन जो थे वो उसमें क्या हो गए, जिंदा जल गए, एक फिगर बुक में दिया होगा उस इंसिडेंट का, ठीक है ना। तो 4 और 5 फरवरी, तो इस डेट को भी लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि 4 को हुआ कि 5 को हुआ। नॉर्मली अगर बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है वो, बट कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे जो पत्थर लगा हुआ है तो वहां पे 4 फरवरी लिखा हुआ है। तो ये 4 और 5 फरवरी, और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल फरवरी है, बस मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये जो 4 और 5 फरवरी में क्या हुआ, लोगों ने जो ये एक तरह से वायलेंस किया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स यही कहेंगे, और यहाँ पे कोई एक रिपोर्टर था गोरखपुर का, तो वो महात्मा गांधी को मैसेज देता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। और महात्मा गांधी जो कि पहले से प्रिपेयर थे कि ये मूवमेंट क्या होने वाला है, ज्यादा चलने वाला नहीं है, और जैसे ये इस तरह का वायलेंस, अब देखो ये मूवमेंट मैंने पहले ही बता दिया क्या, कि पूरे कंट्री में ये क्या चल रहा है ये मूवमेंट। ओके। और यहाँ पे मतलब कि क्या है कि कितने लोगों ने किस किस उम्मीद के साथ इसमें पार्टिसिपेशन किया। टीचर्स ने अपना स्कूल छोड़ा, स्टूडेंट ने अपना स्कूल छोड़ा, ठीक है ना, लॉयर्स ने अपना प्रैक्टिस छोड़ा, ठीक है ना। और एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटे से जगह पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, और आप उसकी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट अगर क्या करेंगे, कॉल ऑफ कर लेंगे, तो वो सही नहीं है। तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर ने रिजाइन भी दिया, और महात्मा गांधी को कई तरह का ब्लेम भी लगाया कि इन्होंने ये काम बहुत गलत किया, हमने किस उम्मीद से इनका साथ दिया था, ठीक है। खैर, महात्मा गांधी का जो थिंकिंग था वो अलग ही था, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उनको लगता था कि अभी एक इंसिडेंट चौरी चौरा का हुआ है, और अगर मैं इसको कॉल ऑफ नहीं करूंगा तो ऐसे पता नहीं कितने चौरी चौरा हो जाएंगे फ्यूचर में। तो इस वजह से वो क्या, उन्होंने उनको लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि हम क्या करें, हम उसको कॉल ऑफ कर लें, ठीक है ना। आई थिंक 12 फरवरी के दिन वो टोटली डिक्लेयर करते हैं, 12 फरवरी ही डेट है, ठीक है ना। तो 12 फरवरी को वो डिसाइड करते हैं कि अब ये हम नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आज का टॉपिक जो हमको पढ़ना है एनसीईआरटी के थ्रू, एंड दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सो वी विल डिस्कस द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, बट अभी हम इसके बैकग्राउंड को भी देखेंगे कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस महात्मा गांधी साल्ट मार्च से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, साल्ट मार्च मार्च जो होगा ना, नमक वाला आंदोलन, ठीक है। तो एक तरह से वहां पे पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें आपके बुक में हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम जो चीज आपको बता रहे हैं, और एक सिंपल से 1 से 2 पेज में आपको इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है इस वाले पार्ट में, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा जो आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका हाई स्कूल हो या फ्यूचर के वनडे एग्जामिनेशन हो, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअसली इससे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, शॉर्ट में दिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको नहीं बताऊंगा। और मैंने कहा था कि हो सकता है थोड़ा सा लंबा क्लास चले, और मैं पहले आपको हर एक चीज को क्लियर कर दूंगा आपको, उसके बाद ही पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको ये अब हम ये करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, अब ये स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो हम अब चलते हैं किसकी तरफ, सिविल डिस, अब ये नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ, अब हम चलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ। अब ये क्यों ये स्टार्ट किया जाएगा, कौन स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है ना। पहले भी इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, तो आपको ये पता हो गया कि 1922, ओके, 5 फरवरी, ठीक है, 1922 को महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर रहे हैं। तो एक तरह से क्वेश्चन पहले आया था, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रीजन दैट महात्मा गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या व्हाई डिड महात्मा गांधी विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गिव एनी 3 रीजंस। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, मैं इसको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। आज टाइम तो हमको नहीं लग रहा है मिलेगा लिखवाने के लिए या फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए, तो कल हम लोग क्वेश्चन आंसर, बहुत क्वेश्चन आंसर इस बीच में छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो रीजन क्या था कि महात्मा गांधी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ किया। तो जैसा कि मैंने बताया केवल एक रीजन नहीं हुआ है, तो पहला ये हुआ कि फरवरी में इन्होंने क्या क्या विदड्रॉ किया। और रीजन क्या था, तो पहला रीजन ये बताया जा रहा है कि ये जो मूवमेंट क्या हो गया था, वायलेंट हो गया था महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, कि लोग अब वायलेंस पे आ गए हैं, ठीक है ना। चौरी चौरा का तो मेन था, मतलब कि वायलेंस। इसके अलावा ये कहीं छोटे मोटे न्यूज मिलते रहते थे, बट उतना बड़ा नहीं था जितना चौरी चौरा में हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी को लगा कि ये टर्न जो किसमें टर्न हो जा रहा है, ये जो मूवमेंट है वो किसमें टर्न हो रहा है, वायलेंस में, तो इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। इसके साथ साथ उनको लगता था कि जो ये सत्याग्रही है, ठीक है ना, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, अब क्या है कि इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। उनके अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, कि अभी उन्होंने सत्याग्रह का एक्यूरेट मतलब समझा नहीं है। अभी उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि एक्चुअली में सत्याग्रह क्या होता है, लोग बात बात पे वायलेंट हो जा रहे हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरा रीजन अगर हम देखें, तो तीसरा रीजन ये था कि जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसे थे, ठीक है ना, जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो चाहते थे क्या कि जो गवर्नमेंट ने हमको पावर दिया हुआ है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए जरूरी हो जाएगा ये बात को याद रखना थोड़ा। इसमें ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा ये एक्ट था, बहुत लंबा चौड़ा था, बट हम ज्यादा नहीं बताएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1919 में जो अ, आपको ये याद होगा कि एक एक्ट आता है, ठीक है, एक तरह से इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। तो एक चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म आता है, एक तरह से ब्रिटिशर्स एक रिफॉर्म लाती है। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो रिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी चेंज करना है यहाँ के सिस्टम को, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ चेंज किया जाए। और वहां पे बहुत सारे चेंजेस थे, उसमें से चेंज ये था कि जो कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री में अब क्या करेंगे, हम डायरकी सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टरी सिस्टम का मतलब एक तो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी जो मेन इशू को देखेगी, और एक क्या होंगे, एक स्टेट के जो, मतलब कि अब पूरे जगह पे नहीं, कंट्री के कुछ ही क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस थे, ठीक है ना, प्रोविंस का मतलब जो स्टेट थे, वहां पे क्या होगा, वहां पे काउंसिल गवर्नमेंट हो, या काउंसिल होगी, स्टेट काउंसिल आप कह सकते हैं, स्टेट काउंसिल होगी। और यहाँ की अपनी गवर्नमेंट होगी, जिस तरह से हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, उसी तरह से स्टेट काउंसिल होगी, ठीक है ना, और वहां की अपनी गवर्नमेंट होगी, जो यहाँ के लोकल इशू को देखेगी। नेशनल लेवल के जो इशू है, जो इंपॉर्टेंट इशू है, डिफेंस हो गया, जो भी चीजें होंगे, कम्युनिकेशन, तो वो तो कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगा, जो कि पूरा कम पावर है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में क्या किया जाएगा, स्टेट काउंसिल को सेटअप किया जाएगा, और एक तरह से कहा जाए कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की जाती है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल का मतलब, अभी तक ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म किया, चेंज किया कि स्टेट में, कुछ ही स्टेट में, ठीक है ना, कभी मैं नाम बता भी दूंगा उनका, क्या होगी, वहां पे स्टेट काउंसिल होगी, वहां पे इलेक्शन होगा, इसी को काउंसिल इलेक्शन कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इलेक्शन होगा, इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी, वो जो गवर्नमेंट होगी ये स्टेट काउंसिल के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब अब जो गवर्नमेंट स्टेट में फॉर्म होगी वो अपने आप से नहीं कुछ कर सकती है, उसको क्या करना है, उसको स्टेट काउंसिल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, जो इनके मेंबर हैं। तो जो कुछ लीडर्स हैं उनको ये लगता था कि अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो CR दास जैसे जो लीडर थे, मैंने ये बताया ऑलरेडी, उन्होंने ये कहा कि ये जो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं, वो सही नहीं है,
ठीक है ना, हमको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स ने हमको चांस दिया हुआ है, ठीक है ना, काउंसिल, अब इसी को कहते हैं काउंसिल इलेक्शन, ठीक है ना। तो उनको ये लगता था कि काउंसिल इलेक्शन को क्या करना है, इसमें हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर बाद में अल्टीमेटली दिसंबर में डिसाइड हो जाता है कि नहीं, चलिए हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स का कंप्लीटली बाइकआउट करेंगे, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब ये आपको पता होगा कि बार बार जो ये काउंसिल काउंसिल नाम आता है, तो यही होता है क्या, काउंसिल इलेक्शन, ठीक है ना। और इनके जो इंडियन मेंबर्स होते हैं तो उन्हीं को इंडियन मेंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब ये हुआ, तो ये बस यही बहुत सारी चीजें हैं 1919 वाले एक्ट में, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको कहते हैं 1919 का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि तीन रीजन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है ना। पहला मैंने बताया क्या, महात्मा गांधी ने कहा कि अब ये क्या हो रहा है, अब ये वायलेंट हो रहा है। दूसरा बताया कि अभी जो ये सत्याग्रही हैं वो अभी सत्याग्रह का मतलब नहीं समझ पाए, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर तीसरा ग्रुप ऐसा बन चुका था कांग्रेस में से, जो चाहता था क्या कि अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंसिल इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। काउंसिल इलेक्शन में हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और जब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम उसके अंदर चले जाएंगे, फिर हम वहां पे क्या करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में जो कुछ लीडर्स थे, मतलब कि पहले मैं ऑलरेडी बता दूं इसके बारे में। अभी मैं मतलब इलेक्शन करना है तो पार्टी तो बनानी पड़ेगी, तो मैं पार्टी के बारे में ही बताऊंगा, बट थोड़ा सा अब वेट करिएगा। हुआ क्या कि जब 1922 में महात्मा गांधी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, तो कुछ लीडर जो थे, जैसे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर, उनको लगा कि अब हमको क्या करना है, काउंसिल इलेक्शन में, ये जो काउंसिल जो है, ठीक है ना, ये जो काउंसिल है, ठीक है ना, उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, इस काउंसिल में हमको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब इनको जो था, ये जो सी आर दास या जो भी लोग थे, उनको ये था कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे, जैसे कि हिंदू महासभा, ठीक है ना, फिर मुस्लिम लीग, SC ST का भी कुछ ग्रुप उसमें सामने आ गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो कांग्रेस के लीडर्स थे, तो वो कहते थे कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये लोग जीत के इसमें चले जाएंगे, तो फिर ये अपने अपना 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 जो इंटरेस्ट है, अपनी अपनी जो बात है वो रख पाएंगे, और जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करें, उन्हीं की बात को मानेंगी। और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर हम इनसे अलग हो जाएंगे, काउंसिल को अगर रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर हम वहां पे कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से कुछ कांग्रेस लीडर, देखो कांग्रेस से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा था, कांग्रेस के वो सपोर्टर थे, बट जो वे था महात्मा गांधी का, उसके वो अगेंस्ट गए, ठीक है ना। और फिर उन्होंने क्या किया 1923 में, ठीक है ना, एक पार्टी बनाई जिसको कहा गया क्या, स्वराज पार्टी, ठीक है ना। 1923 में स्वराज पार्टी को सेटअप किया गया। किसके लिए, तो पहले तो थे सी आर दास, आपको पता ही है, बहुत पहले से मैं इनका नाम बताता चला आ रहा हूँ। सी आर दास बहुत इंटरेस्टेड थे काउंसिल इलेक्शन में। और फिर मोतीलाल जो नेहरू थे, ये भी अल्टीमेटली क्या हो गए, इन्होंने मिलके क्या बन, दोनों, अब दोनों का रोल ज्यादा है, तो एक तरह से दो लोग का ही नाम हम यहाँ पे बताएंगे। तो इन लोगों ने जो मिलके क्या बनाया, कांग्रेस मतलब कि से अलग तो नहीं हुए, बट उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बताया जाता है कि कुछ ही टाइम में, ठीक है ना, 3-4 साल के अंदर ही जो भी इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि कुछ लीडर जैसे यारदा जैसे लोग का डेथ हो जाता है बीच में ही, तो ये पार्टी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। फिर भी 1923 में क्या हुआ, जो स्वराज पार्टी जो बनी थी, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था, लोगों ने जो सपोर्ट किया था वो जबरदस्त तरीके से किया था, और इसने काफी सीट्स भी क्या हुई थी, जीती थी, ठीक है। तो ये तो क्या था आपका, ये 1923 का जो एरिया था, ठीक है ना, मतलब ये आप याद रखेंगे। देखो ये स्वराज पार्टी के से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, स्वराज पार्टी भी क्वेश्चन आ जाएगा। महात्मा, देखो हर एक चीज से क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी ने क्यों वापस किया किसको, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, क्या रीजन था इसका। एक रीजन तो नहीं था, तीन रीजन आपको बताना पड़ेगा, और मैंने तीन रीजन आपको यहाँ पे बता दिया। आज तक आप एक ही रीजन पढ़ते आ रहे होंगे कि चौरी चौरा चौरी चौरा चौरी चौरा, बट अब ये क्या है, एक ही चौरी चौरा एक रिसेंट रीजन था, रिसेंट कॉज था, बट उसके पहले भी महात्मा गांधी को लगा था कि हमको ये मूवमेंट बंद करना चाहिए या विथड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा उनके बारे में हम बताएंगे नहीं अभी। जैसे कि जो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात की, बट कुछ लीडर ऐसे भी थे जो कुछ ज्यादा ही रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जो जल्दी चेंज करना चाहता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस,
जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये रेडिकल टाइप के जो लोग थे, तो ये चाहते थे कि ये इलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे साथ वायलेंस के बेस पे हमको परेशान करते हैं, उसी तरह से हमको भी करना चाहिए, तब वो यहाँ से भगेंगे। तो कुछ ऐसे भी लीडर थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू की तरह, जो थोड़े रेडिकल थे, और वो चाहते थे कि हम ये मॉडरेट रिफॉर्म में बिलीव नहीं करते, ये सब इलेक्शन इलेक्शन गलत, ये मतलब नाम की चीज है, इससे हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। तो वो चाहते थे कि ये हम क्या करें, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब कि हम ये इलेक्शन भी हमारा हो, गवर्नमेंट भी हमारी हो, लोग भी हमारे हों, ठीक है ना, किसी तरह का हमारे ऊपर प्रेशर ना हो, हम खुल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें और इंडिया को एक फ्री कंट्री कह सकें। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से कुछ लीडर ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के, जो काफी ज्यादा क्या थे, रेडिकल थे, ठीक है ना। कभी इनके बारे में पढ़ा जाएगा कि किस तरह से ये रेडिकल थे और इन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ पाएंगे, बट विल सी सम इंफॉर्मेशन अबाउट जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, खास करके लाहौर सेशन वाला बात ही हम क्या करेंगे, उनको देखेंगे, और वहीं से फिर हमारा खत्म भी हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें होंगी। ओके, चलो, अब आपको मैंने बता दिया कि महात्मा गांधी ने क्या किया, विथड्रॉल कर लिया क्या, मूवमेंट। ओके, इसके बाद मैंने बताया कि सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो रिफॉर्म्स किए गए थे, जो चेंज किए गए थे, उसका फायदा उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउंसिल में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, और ये कहते थे कि हम लोग काउंसिल के अंदर एक बार चले गए, फिर वहां से हम लोग शोर मचाएंगे और कहेंगे कि ये जो काउंसिल है वो सही नहीं है, ये जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। और इस तरह से वो 1923 में क्या करते हैं, स्वराज पार्टी बनाते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है। चलो, बीच में क्या हुआ, कुछ चीजें आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ेंगे, तो बीच में जो आपका नेक्स्ट जो पैराग्राफ आएगा वो बहुत ज्यादा रिलेट इससे करता नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1920 के आसपास, 1920 के आसपास, ठीक है ना, तो एक तरह से दो ग्रुप बन चुका था, किसका, दो क्या तीन ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है ना, या दो ग्रुप ही के हैं, बट इसको देख लीजिए, कुछ ग्रुप बन, जैसे कि एक तो महात्मा गांधी के सपोर्टर थे, एक तो जो काउंसिल में इलेक्शन करने वाले वो ग्रुप बन चुका था, और एक थे रेडिकल्स, जो ना इनमें बिलीव करेंगे ना इनमें बिलीव करेंगे, वो लड़ाई झगड़े में थोड़ा एग्रेसिव थे ये, ठीक है ना। तो एक तरह से लोगों के बीच में क्या हुआ था, डिसेंशन हो गया था, मतलब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। और डिस्प्यूट जब क्रिएट होता है, लेकिन किसी का रिलेशन कांग्रेस से खत्म नहीं हुआ था, ये आप जानिएगा। सारे लोग क्या थे, अपने आप को कांग्रेस का ही मेंबर बताते थे, बट जो उनका वे था रिवोल्यूशन करने का वो अलग था, ठीक है, अलग अलग था। चलो, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही कॉल ऑफ ये किया जाएगा, तो वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है अपने कंट्री, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना है ना। 1926 से 1930 की अगर बात करें, तो आपको याद आ रहा होगा कि 1929 में मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आई थिंक, मैंने उसमें एक पैराग्राफ था, उसमें था हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट का। तो वहां पे मैंने बताया था कि 1929 में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में की जो इकोनॉमी वो खत्म हो जाती, खत्म का मतलब वो तबाह हो जाती है एक तरह से, एक डिप्रेशन आया था। उसी समय ये इस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक, वर्ल्ड वाइड का मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीजें थी, ठीक है। और उसमें लोग परेशान थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, प्रोडक्शन कम था, बहुत सारी चीजें, अब प्रोडक्शन फैक्ट्री का, फार्मर्स भी परेशान थे, क्योंकि अब इनका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है ना, पैसा अच्छा मिलता था, अब ना तो कोई इनको खरीदने वाला है, ना तो कोई कस्टमर है, तो इनका भी जो प्राइस है, ठीक है ना, वो क्या हो जा रहा था, वो डाउन होता जा रहा था, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का। तो 1930 1926 से तो ये स्टार्ट होता है, जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उनके क्रॉप का अच्छा रेट नहीं मिलता है, और 1930 तक आते आते तो पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट सब खत्म हो जाता है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो कंट्री साइड जो था, जो विलेजेस जो थे, वो लोग वहां पे एक हाहाकार मचा हुआ था, एक तरह से सारे जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे, ठीक है ना कहीं से बताया जाता था यह कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट तुरंत तो नहीं देखने के लिए मिला, बट बाद में देखने के लिए मिला, उससे क्या हुआ, बहुत सारे डिप्रेशन देखने के लिए मिले। तो 1929 तक आते आते वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन क्रिएट होता है। तो बस आपको ये समझना है कि इंडिया में विलेजेस में क्या है, विलेजेस में जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, फार्मर परेशान है क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है ना। डिप्रेशन का मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो बहुत खराब हो गया है, कोई इनका सामान खरीदने वाला नहीं है, और जब कोई सामान खरीदने वाला नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका प्राइस क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो एक तरह से कहेंगे कि लोग यहाँ पे क्या है, परेशान है।
अब मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था कि अगर आप देखें तो 1922 से लेके 27 तक का जो टाइम था इंडिया में, ठीक है ना, महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी अरेस्ट हो जाते हैं, तो इसको एक तरह से हम डोरमेंट एरा कहते हैं। डोरमेंट एरा कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में, कि ये एक सोया हुआ क्या था, जो लोग जगे हुए थे इसके पहले, चाहे वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हो, जलियांवाला बाग के टाइम पे हो, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के साथ हो। तो जिस तरह से लोग जगे हुए थे 1922 के बाद, सारे लोग एक तरह से क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। सारा ग्रुप एक अलग अलग पार्ट में बट जाता है, ठीक है ना। लोगों का जो स्टेप होता है रिवोल्यूशन करने का वो अलग अलग हो जाता है। तो कुछ खास करके चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं कि जिससे ये लगे कि हाँ हमको आजादी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अब चीजें ये क्या हो गई थी, एक तरह से अलग हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने डेट लिखा है 19 क्या मतलब कि 27 का। अब जब जब भी क्या होता है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़े तो बहुत सारा फेज ऐसा आता है हमारी हिस्ट्री में जिसमें लीडर्स अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है अचानक से कि लोग क्या हो जाते हैं, एक भी हो जाते हैं, ठीक है ना, और फिर मिल के क्या करते हैं, मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं किसी, ठीक है। ऐसे ही हुआ था कि 1919 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट ने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो है वो क्या रिफॉर्म लाया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, ठीक है ना। और इसने डिसाइड किया था कि टाइम टाइम पे, हालांकि 10 ईयर का टाइम था, कि 10-10 साल पे हम क्या करेंगे, इसमें चेंज लाते रहेंगे, ठीक है ना। हम टाइम टाइम पे क्या करेंगे, कमेटी सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो 1919 में आया था ये, और 1929 में क्या होने वाला था, एक तरह से अब ये रिफॉर्म होने वाला था कि अब हम कुछ और चेंजेस करेंगे, हम थोड़ा सा और फ्रीडम देंगे इंडिया को, ठीक है ना। तो ये उसी समय डिसाइड हो गया था कि 1919 में आया। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें एजुकेशन पॉलिसी भी पहली बार एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी। एजुकेशन से चलो उसको बाद में देखा जाएगा। तो 1929 में क्या हुआ था, ये अब चेंज होने वाला था। तो अब इसके लिए क्या है कि वहां पे जो, अगर ये बात करें कि ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जिसको कंजर्वेटिव गवर्नमेंट कहा गया, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको टॉरी गवर्नमेंट कहा गया, ठीक है ना, TORY, टॉरी गवर्नमेंट। टॉरी का मतलब कि जो सपोर्टर्स होते हैं कंजर्वेटिव्स के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी, जो नॉन लिबरल होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो कंजर्वेटिव, उनकी पार्टी यहाँ पे बनी। और जैसे ये पार्टी बनी तो उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, जो हमने ये डिसाइड किया हुआ था, या एक तरह से सिस्टम जो बना हुआ है क्या करने का, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं इंडिया के लिए, क्या वो इस समय के लिए सही है कि नहीं है, या उसमें कुछ चेंज करना है। जैसे 1919 में चेंज किया गया, स्टेट को पावर दिया गया, काउंसिल इलेक्शंस हुए, ठीक है ना। अब 1929 में कुछ होने वाला था, तो ऐसे तो होगा नहीं, किसी ना किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा कि पता करिए कि अब इसमें कौन कौन सी लोगों को दिक्कतें हैं, ठीक है ना। अब उसमें हम क्या करें, कुछ चेंज करें। तो इस वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया 1927 में, अगर एक्यूरेट डेट की अगर बात करना चाहें, तो नवंबर 1927 में, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें क्या बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे, ठीक है ना, जो क्या करेगी, जो इंडिया में जाएगी और वहां पे उनके फंक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रूल्स हैं, ठीक है ना, वहां के फंक्शनिंग को देखेगी। अगर कुछ में कुछ चेंज अगर चाहिए तो उसके लिए वो सजेस्ट भी करेगी कि उसमें चेंज किया जाए। Okay, so a commission was set up for what? To look the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसको देखने के लिए जो चेंज है उसको सजेस्ट, एक कमीशन बनाया जाता है, जिसके जो हेड होते हैं उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है ना। सर जॉन साइमन जो है, ठीक है ना, इनके मतलब आप कह सकते हैं लीडरशिप में, ठीक है ना, ये उसके हेड होते हैं उस कमीशन के, ठीक है। और इनके साथ साथ क्या होते हैं, 7 मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है ना। अब इनके साथ ही इनको लेके थे, मतलब टोटल क्या थे, 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। तो इनको लेके ही होंगे, ठीक है ना। तो टोटल क्या थे, इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। अब सर जॉन साइमन के लीडरशिप में क्या हुआ है, कमीशन बनाया गया, ठीक है ना, जो इंडिया आएगा और वहां पे चेंजेस को सजेस्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को, ठीक है। और क्योंकि इसके हेड जॉन जॉन साइमन थे, इसीलिए इस कमीशन को पॉपुलरली क्या कहा गया, साइमन कमीशन। ओके। तो अब हम आप आई थिंक अब आप 1927 में क्या हो गए हैं, पहुंच चुके हैं कि इंडिया, अभी ये इंडिया में नहीं आए हैं, ठीक है ना, अब इंडिया में नहीं। तो 1927 नवंबर, ठीक है ना, नवंबर 1927 में क्या हो गया,
सर जॉन साइमन के लीडरशिप में क्या हुआ, साइमन कमीशन को क्या किया गया, सेटअप कर दिया गया। ठीक है। बट इसमें ये किया गया, अब देखो इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि वो इंडिया में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लोग किस तरह से क्या है, परेशान हैं, या फिर यहाँ पे जो रूल्स बनाए गए हैं वो उससे लोग किस तरह से मतलब कि उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ चेंज करना चाहिए इस 10 साल के अंदर जो भी चेंजेज हुए हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये था कि आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पता होगा, और रॉलेट एक्ट में मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो इंडियन मेंबर्स थे काउंसिल, मतलब कि वहां पे एक ब्रिटेन में भी एक क्या होता था, एक तरह से पार्लियामेंट कह सकते हैं, तो वहां भी कुछ इंडियंस थे। तो इंडियन के कुछ लोगों ने वहां पे अपोज किया था कि ये रॉलेट एक्ट मत लाइए, लेकिन उनके मतलब कि अपोज के बाद भी रॉलेट क्या है, एक्ट को पास किया गया इंडिया में। ठीक है ना। और वो किस तरह से कितना खराब एक्ट था मैंने ऑलरेडी आपको इसको बता दिया है। तो फिर ये जो 7 मेंबर्स जो इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं, एक तरह से इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। फ्यूचर का मतलब कि रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा, इंडिया कैसा होगा, किस तरह से वो काम करेगा, तो एक तरह से इंडिया का फ्यूचर। तो आप इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है ना। और आपने इसमें एक भी इंडियन मेंबर को नहीं रखा है। तो जो इंडियन लीडर्स थे, ठीक है ना, सारे लोग, चाहे वो अ, तीनों जो सेक्शन मैंने बताया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे जो भी लोग हो, ठीक है ना, सारे, आवाज नहीं आ रहा है क्या? ओके, जरा सबको बताएगा, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? निखिल अपना थोड़ा देखो उसको। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपने क्या किया कि आपने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, एक कमीशन भेजेंगे जो बताएगा कि इंडिया में क्या किस तरह से चेंजेस चाहिए, और उसमें आप एक भी इंडियन मेंबर को नहीं रख रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर हम कैसे बिलीव कर लें कि वो रॉलेट एक्ट से ही अच्छा एक्ट होगा? ठीक है ना। ये भी तो एक तो इसमें तो एकदम खराब होगा, क्योंकि इसमें तो एक भी मेंबर नहीं है, कोई अपोज करने वाला भी नहीं है उसमें। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, इस पहले तो इसको एक क्या कहा, इसका एक नेम दे दिया, उसको कहा गया व्हाइट कमीशन। ठीक है ना। इस साइमन कमीशन को लोग अपोज करके एक तरह से क्या कहते थे, व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन का क्यों, क्योंकि इसमें केवल कौन थे, व्हाइट सी थे, श्वेत, मतलब कि व्हाइट का मतलब सॉरी, जो ब्रिटिशर्स थे वही केवल इसमें थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है। और जैसे ये कमीशन क्या होता है, 3 3 ऑफ फरवरी, ओके, 1928। ठीक है ना। इस डेट को आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए याद रखेंगे कि कब ये बना था, तो ये 1927 में बना था। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग ये रहेगा कि 1928 में ये इंडिया आया था, फरवरी 1928 में ये इंडिया में आया। और जैसे ही ये बॉम्बे में ये वो साइमन कमीशन है, उनके जो मेंबर हैं, ठीक है ना, वो क्या हुए, बॉम्बे उतरे। वहीं से जो पूरे इंडिया में जो अपोजिशन है, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो एक फिर ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे जो सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ आ गए। ठीक है ना। क्योंकि उनको लगता था कि ये जो कमीशन है वो हमारे लिए क्या किस तरह से हार्मफुल है। तो चाहे वो ये स्वराज पार्टी के लोग हों, चाहे वो आपके महात्मा गांधी के सपोर्टर हों, या फिर आपके जो रेडिकल्स हैं उनके हों, मतलब चाहे मुस्लिम लीग के, सारे लोग क्या हो गए, एक पास आए। और एक साथ उन्होंने क्या किया सर, जो जो ये साइमन कमीशन है, ठीक है ना, उनको क्या किया, बाइकआउट किया, और गो बैक साइमन का क्या किया, नारा लगाया। ठीक है ना, चिल्ला चिल्ला के, केवल बॉम्बे में नहीं पूरे इंडिया में, ठीक है ना, हर एक जगह पे। ठीक है ना। इवन जो इसकी इनकी जो गाड़ी जाती थी ना, उनके साथ साथ भी लोग नारा लगाते रहते, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है ना। तो गो बैक साइमन का क्या है, जो ये नारा है वो लोग लगाते रहे। और इसमें सारी सारी पार्टीज इंक्लूड थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे जो भी अलग अलग पार्टियां जो बन चुकी थी। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस साइमन कमीशन को कंप्लीटली क्या हुआ, कंप्लीटली इसको बाइकआउट किया। ठीक है। इसी साइमन कमीशन को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए, जो इस समय अगर आप देखें तो इसमें जो पाकिस्तान का जो पंजाब जो एरिया है, पंजाब प्रांत, वहां भी पाकिस्तान में भी पंजाब है और अपने वहां तो पंजाब है ही। तो वहां पे पंजाब केसरी के नेम से एक लीडर फेमस थे। ठीक है ना। आई थिंक उनके नाम, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। पंजाब केसरी नेम से फेमस एक लीडर थे, जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है ना। लाला लाजपत राय के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सर साइमन कमीशन या फिर गो बैक साइमन का नारा लगाया। और वहीं पे जो
ब्रिटिश आप कह सकते हैं जो ऑफिसर था, उन्होंने लाठीचार्ज का क्या किया, लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया और उसमें बहुत सारे लीडर को भी मारा गया, ठीक है ना। और उसमें से हमारे ये लाला लाजपत राय भी थे, इनको भी सीने में बहुत ज्यादा चोट लग गया था, कुछ हड्डियां टूट भी गई थी, ठीक है ना। तो 1928 में बहुत सिवियर क्या हुआ, एक तरह से सिवियरली उनको पनिश किया, पनिश क्या मतलब लाठीचार्ज किया गया लाला लाजपत राय के ऊपर, और उनको बहुत गहरी चोटें भी आई थी, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि वहां पे जेम्स स्कॉट के नेम से कोई ऑफिसर था, ठीक है ना। तो उसने ही ऑर्डर दिया था इसका, और लाला लाजपत राय इसमें क्या हो गए थे, इसमें वो काफी घायल हो गए थे। और आई थिंक 17 नवंबर 1928 को ही क्या हो गया था, इनका इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना। और इससे जो हमारे रेडिकल लीडर्स थे, खास करके जो भगत सिंह, और आपको पता ही है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव वाला जो ये जो क्या था एरिया था एक्चुअली, ये मतलब कि क्या है कि ये जो स्कॉट था ना, मतलब इसको मारने का उन्होंने प्लान कर लिया था कि इनको क्या किया जाएगा, इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ओके। और एक महीने का ही उन्होंने डिसीजन किया, एक महीने के अंदर ही हमको क्या करेंगे, मारेंगे। तो ये लाहौर का जो इस समय ये जो स्कॉट जो है, ठीक है ना, लाहौर का कुछ हेड था वहां पे, पाकिस्तान में जो है इस समय। तो वहां पे वो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एक्चुअली स्कॉट को मारने वो गए थे, बट वो जॉन पी सैंडर्स, ठीक है ना, जॉन पी सैंडर्स, ठीक है ना, इसको सैंडर्स हत्याकांड भी कहते हैं या लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। लाहौर के नेम से वो ज्यादा ये फेमस है। तो होता क्या है कि ये ये भगत सिंह, ठीक है ना, और ये राजगुरु, ठीक है ना, और सुखदेव भी माना जाता है कि उसी में वो कहीं ना कहीं से मैसेज देने वाले जो भी थे। तो वहीं पे वो क्या करते हैं, मारने तो इनको जाते हैं लेकिन गलती से ये मर जाता है, ठीक है ना कहीं इसका भी रोल था। तो वो उन्होंने एक तरह से क्या किया, अपना जो प्रॉमिस किया था उसका वो बदला लेते हैं, ठीक है ना। और वहीं पे क्या होता है, फिर उनको उसी पे केस चलाया जाता है और फांसी आपको होती है, आपको पता ही है। और असेंबली में बम फेंकने वाली बात तो अलग ही है, ठीक है। तो एक तरह से मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये जो साइमन कमीशन का कंप्लीटली क्या किया गया, उसके अगेंस्ट लोग गए, पूरे कंट्री में गो बैक साइमन नेम से क्या हुए, स्लोगन्स को बोला गया जोर जोर से, ठीक है ना, नारे लगाए गए, ठीक है ना। और उसी में हमारे एक लीडर जो लाला लाजपत राय है, उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1928 में, ठीक है। तो ये आपका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन को लेके एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्यों आया था। तो वही आपको बताना है कि जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनिंग हो रही थी, जो चीजें हो रही थी, ठीक है ना, तो उसमें वो चेंज करने के लिए या फिर जो भी चेंज अगर करने हैं तो उसमें वो सजेशन देगा कि क्या क्या चेंज करने चाहिए, ठीक है। जब ये अब यहाँ पे देखो, तो जब ये क्या हो रहा था, जब ये साइमन कमीशन को अपोज किया गया अपने कंट्री में, ठीक है ना, साइमन कमीशन को, तो उस समय क्या हुआ, उस समय जब ये न्यूज ब्रिटेन पहुंची, ठीक है ना, जब ये ब्रिटेन पहुंची तो वहां पे जो ब्रिटेन सेक्रेटरी, जो इनको इंडियन सेक्रेटरी कहा जाता था, जो कुछ इंडिया में हो रहा है उसकी बात ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाना, ठीक है ना, जो भी महारानी जो भी थी, ठीक है ना, तो वहां तक पहुंचाना। तो ये जो काम है वो इनका इन सेक्रेटरी का होता था। तो ब्रिटिश सेक्रेटरी जो होते हैं वो इंडियन लीडर्स को चैलेंज करते हैं। चैलेंज क्या करते हैं कि अगर आपके आपके लोगों में इतना दम है, ठीक है ना, आप इतने ही एबल हैं, तो आप क्या करिए, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए और सारे लोग मिल के उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, कोई इसको अपोज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग अलग अलग पार्ट में बढ़ चुके हैं, अलग अलग व्यू हो चुका है, तो ये सारे लोग मिलके कभी कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक तरह से फरवरी 19 मतलब कह सकते हैं कि 1928 में, अब क्या कहेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि जब जैसे इनका अपोज होता है, ठीक है ना, अपोज होता है, तो उसी समय वो कह देता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को 1 साल का टाइम दे रहा हूँ और अब आप क्या करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए इंडिया का। तो अब इंडिया के लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हम अपना क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हालांकि ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये चीजें इसलिए ही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि लिंक करेगा, बिना लिंक के आप समझ ही नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो जब ये हुआ, अब ये इसमें ये कहा गया क्या, कि अब चलिए क्या करिए, आप इंडिया का क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो मोतीलाल नेहरू को इसका हेड बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू को, ठीक है ना। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसको हेड बने थे, और 1 साल के अंदर ही उन्होंने काफी कुछ जो हम अब आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक है ना, चाहे वो राइट्स की बात हो, चाहे सेकुलरिज्म की बात हो, तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्या किया था, लिख दिया था। उसी को हम नेहरू नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी इसमें चीजें थी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है ना।
और इसी नेहरू रिपोर्ट में हम इसलिए हम इसको बताए हैं ताकि एक चीज इसमें वर्ड आएगा, इसमें ये होगा कि नेहरू रिपोर्ट जब बनाया गया था मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसमें कहा था कि इंडिया क्या हो जाएगा, कि इंडिया को क्या किया जाए, एक डोमिनियन स्टेट्स, क्या स्टेट्स भी होता है और स्टेटस भी होता है, बट स्टेटस दिया है आपके बुक में तो आप इसको स्टेटस ही देखेंगे, एक वर्ड आएगा क्या, डोमिनियन स्टेटस। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि मतलब क्या हो कि एक साल के अंदर क्या करिए, एक साल के अंदर आप क्या करेंगे, इंडिया को क्या बताएंगे, एक डोमिनियन स्टेटस क्या करेंगे का आप क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इंडिया को कि इंडिया अब क्या है, डोमिनियन स्टेटस है। अब ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या, ये आपको पहले जानना जरूरी होगा। तो बहुत सारा चीज तो हमने बताइए कि सब, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी कंट्री है, ठीक है ना, कोई भी कंट्री है, ठीक है ना, उसने अगर किसी छोटे कंट्री को क्या क्या कंट्रोल किया है, सपोज करिए ये स्टेट वन है और स्टेट टू है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो इसमें ये होता है कि अब ये सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है ना, ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है। तो अब यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो कंट्री है उसको ये कहेगा चलो ठीक है, तुम क्या हो, तुम आज से क्या हो, एक तरह से फ्री हो, तुमको जो जिस मैटर पे जिस तरह से काम करना है, जिस तरह से गवर्नमेंट को चलाना है, वो तुम क्या करोगे, तुम चलाओगे, तुम एक तरह से फ्री हो। लेकिन अभी भी जो तुम्हारा जो हेड होगा, ठीक है ना, जो तुम्हारे कंट्री का जो हेड होगा वो वही होगा जो हमारी कंट्री का हेड होगा। एक तरह से आप क्या हैं, एक तरह से आप क्या हैं, आप एक फ्री कंट्री हैं, आप अपने कंट्री को चलाने के लिए फ्री हैं, जैसे मन कर इलेक्शन इलेक्शन जो भी करवाइए। बट क्या है कि बट आपको क्या है कि जो आपका जो हेड होगा कंट्री का, एक तरह से आप हमारे कंट्री के अधीन रहेंगे, मतलब आप हमारे कंट्री के अंडर में रहेंगे, ठीक है ना, मतलब कि जो आपका नेम है वो हमारे कंट्री पे ही रहेगा, नेम का मतलब क्या, कि जो हेड का नेम, ठीक है। तो इस तरह के कंट्री के स्टेटस को ही हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ये एक सेमी इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं जो काम तो फ्री होके करती हैं, ठीक है ना, जैसे कनाडा एक डोमिनियन स्टेटस दिया गया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और बहुत सारे कंट्री हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा उसके बारे में। तो इसमें ये कहा गया कि इंडिया मतलब नेहरू ने कहा कि इंडिया को क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस आप दे दीजिए, हमको फ्री कर दीजिए, और धीरे धीरे हम फ्रीडम ले ही लेंगे, ठीक है। तो आवाज अभी अभी आने दो ना निखिल, इसलिए तो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि आखिर ये वर्ड क्यों आया, पूर्ण स्वराज क्यों आया। तो जब आधा स्वराज मिलेगा तभी तो पूर्ण स्वराज आएगा, तो यही डोमिनियन स्टेटस है, यही तो आधा स्वराज है, ठीक है ना। तो उन्होंने केवल स्वराज क्यों नहीं कहा, पूर्ण स्वराज क्यों कहा, क्योंकि अब देखो, क्योंकि अब ये मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है। अब मोतीलाल नेहरू ने एक बार डोमिनियन स्टेटस करने, हालांकि इससे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वो जो रेडिकल लीडर्स थे महात्मा गांधी को लेके भी, वो इसके एकदम अगेंस्ट थे, और उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया कि ये डोमिनियन फोमिनियन हम इसमें बिलीव नहीं करेंगे, हमको ये नहीं चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा हमको आगे बढ़ने दो, मैंने कहा ना, हर एक चीज को लिंक करके नहीं चलोगे तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो समझ में नहीं आएगा। तो अब क्या है कि उस समय जो क्या था, इंडिया का जो वायसराय था वो क्या था, वो था लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, एक मिनट। तो ये चीजें जब हो रही थी, लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद जब ये लगा कि ये जो इंडियंस हैं ये साइमन कमीशन को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, ये थोड़े गुस्से में हैं, तो उस गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या होता है, लॉर्ड जो इरविन है, ठीक है ना, लॉर्ड जो इरविन है, ठीक है ना, उसमें इंडिया का जो वायसराय था, उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि 1929, ठीक है ना, अक्टूबर का मंथ चल रहा था, तो अक्टूबर 1929 में कहा कि चलो ठीक है, ठीक है ना, कि आप लोग ये सब डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो चलो ठीक है कि आप साइमन कमीशन को अपना रिपोर्ट देने दीजिए, ठीक है ना, और हम क्या करेंगे, हम आपके लिए दो चीज करेंगे, पहला ये कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है ना, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके बारे में बताया ही नहीं था, ठीक है ना, कब हम डोमिनियन स्टेटस देंगे ये नहीं बता रहा था। एक तो आप आधी आजादी हमको दे रहे हैं, वो भी क्या है, वो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, मतलब कि कुछ पता ही नहीं है कि कब ये मिलेगा हमको। दूसरा इसने कहा कि हम आप लोगों के कुछ लीडर को, कांग्रेस लीडर को इंग्लैंड में बुलाएंगे, और वहां पे बैठा के क्या करेंगे, मीटिंग हम करेंगे, ठीक है ना, बैठा के मीटिंग करेंगे, और जो लोग आप सजेस्ट करेंगे वहां पे हम ट्राई करेंगे आप लोगों की बात को मानने के लिए। तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, एक एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ध्यान से सुनना,
लॉर्ड इरविन ने जब ये चीजें हो रही थी, साइमन कमीशन का बवाल चल रहा था, और जैसे ही 1929 का टाइम आता है, ठीक है ना, तब वो यहाँ के वायसराय लॉर्ड इरविन को लगता है कि लोगों का गुस्सा ज्यादा है, इसमें ठंडा करना पड़ेगा इनको। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, उनकी पहले तो ये कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे फ्यूचर में। दूसरा ये कि एक क्या होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। अब एक चीज, जब इसको हम कहते हैं गोल मेज सम्मेलन, जहां पे मेज जो हो वो गोल हो। अब ये जान जाओ, इतने अच्छी ये बात है, आज ये बहुत डीप चीज चीज है। ये राउंड टेबल का मतलब ये होता है कि एक ये सेम लेवल डिस्कशन यहाँ पे होता है। सेम लेवल डिस्कशन मतलब यहाँ पे कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, ठीक है ना, बड़ा और छोटा नहीं होगा। तो लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम क्या करेंगे, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट जो देगी, जो जो उन्होंने स्टडी किया हुआ इस 1 साल में, उसको अब यहाँ पे बैठ के डिस्कस करेंगे। जो जो चीजें आपको नहीं पसंद में आएगी हम उसको नहीं करेंगे, मतलब ऐसा उसका मानना था। तो ये गोल में सम्मेलन का मतलब, चाहे आप यहाँ बैठिए, चाहे आप यहाँ बैठिए, चाहे आप यहाँ बैठे, चाहे आप यहाँ बैठिए, सारे लोग क्या है, सेम होंगे। कोई यहाँ पे बड़ा या छोटा नहीं होगा। लेकिन जब आप इस तरह के टेबल की बात करते हैं, इस तरह के टेबल की, ठीक है ना, तो एक तरह से यहाँ पे जो कुर्सी जो होती है, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कुर्सी होती है बीच वाली, ये वाली, ठीक है ना, तो यहाँ पे हेड बैठता है, और जो अगल बगल जो लोग होंगे वहां पे उसके उससे लोअर लेवल के लोग बैठेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्फ्रेंस, एक ऐसी मीटिंग जहां पे सारे लोग क्या हों, इक्वल हों। कोई वहां पे राजा महारानी नहीं, कोई वहां पे इंडियन नहीं, कोई ब्रिटिश का नहीं। सारे लोग क्या होंगे, एक लेवल पे रहेंगे, और एक लेवल से क्या होगी, बात होगी, ठीक है। बट ये जो चीजें थी वो हमारे रेडिकल लीडर्स को एकदम पसंद नहीं आई। खास करके जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर, उनको ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या हो गए, एक तरह से बहुत बोल्ड तरीके से, बहुत असर्टिव तरीके से कहा कि हम ये इसको हम क्या नहीं मानेंगे, कोई ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम में पार्टिसिपेट हम नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और कोई डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसलिए वो उन्होंने क्या किया, अगर इसको बात करें कि जो हमारे वहाँ के जो लीडर्स थे, मैंने आपको बताया कि जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, या फिर और जो लिबरल और मॉडरेट्स जो लीडर्स थे, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लिबरल और मॉडरेट्स, तो दो तरह के जो लीडर्स थे, उन्होंने हालांकि ये कहा था कि ब्रिटिश क्या होगा, इंडिया एक ब्रिटिश डोमिनियन होगा, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीजें थी, अब हमारे जो यूथ जो थे, यंग जो लीडर्स थे, ठीक है ना, उनको ये चीज पसंद में नहीं आई, और अल्टीमेटली ये जो डोमिनियन स्टेटस वाली जो बात थी, उसको टोटली क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया कि कोई ये हम डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, ठीक है ना। आता है टाइम किसका, कांग्रेस के एनुअल सेशन का। जरा फटाक से बता दो तो कि कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था वो किस मंथ में होता था, फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड, नवंबर में नहीं, जनरली दिसंबर में। एक दो एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें, ठीक है ना, तो जो मीटिंग जो होती थी, ठीक है ना, कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था वो कहाँ पे होता था, वो होता था दिसंबर के मंथ में। तो आ गया टाइम किसका, 1929 का, ठीक है ना, 1929, ठीक है ना। मैंने बताया कि अक्टूबर 1929 को क्या करता है एडविन, ये सजेशन रखता है। एक चीज याद रख लिएगा कि पहला जो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको कांग्रेस ने टोटली रिजेक्ट कर दिया था, जो 1930 में होने वाला था। तीन तीन हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो 30 में होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। आता है टाइम दिसंबर 1929 का, ओके। एक तरह से अगर ये कहा जाए कि टाइम तो दिया गया था कि आप हमको क्या करिए, डोमिनियन स्टेटस, जैसे कि नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था 1928 में, कि इंडिया को क्या करिए कि आप डोमिनियन स्टेटस दीजिए। पता था इंडियन को ये इतनी जल्दी देने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो 1 साल का टाइम इन्होंने दिया था इंडियंस ने भी, कि ब्रिटिश को, कि अगर आप हमको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना। तो आता है टाइम ये दिसंबर, और खास करके 31 दिसंबर 1929 का क्या होता है, टाइम आता है। वहां पे कांग्रेस का एनुअल सेशन चलता है, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है ना, जो अभी क्या है, पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान में है लाहौर। तो लाहौर में क्या होता है, सेशन चलता है, और वहां के जो प्रेसिडेंट बनते हैं उस समय, वो कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो चीजें आप याद रखिएगा कि दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का सेशन लाहौर में होता है, वहां के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और
31 दिसंबर। क्यों? क्योंकि एक साल का जो टाइम 28 के बाद अगर देखा जाए तो अब 29 का जो एक एक साल का टाइम उनको दिया गया था कि जैसे ही 30 का पहला सवेरा होगा, जैसे ही 1930 स्टार्ट होगा, वहीं से हम क्या करेंगे, अपने लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ेंगे। तो 31 दिसंबर, ठीक है ना, मिड नाइट को, ठीक है ना, 1929 में मिड नाइट को क्या किया गया, जो हमारे लीडर्स थे, खास करके जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रात में ही ये झंडा फहराया, ठीक है ना, इंडिया का तिरंगा, तिरंगा जो आज का तिरंगा नहीं है, बीच में जो गांधी जी का चरखा वाला भी फिगर हम इसको दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। तो उन्होंने 12 बजे रात को क्या किया, मतलब 29 दिसंबर को क्या किया, 12 बजे रात को, ठीक है ना, मिड नाइट को क्या किया, हमारा झंडा फहराया। और उसी दिन ये कसम खाई, ठीक है ना, कि हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमको क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए जब हम प्लेज लेंगे, कसम जब खाएंगे, तो वो हम कब कब खाएंगे, वो हम खाएंगे 26 जनवरी। क्या हो जाएगा अब 30, ठीक है ना। 1930 को क्या होता है, एक कहा गया कि इस दिन हम क्या करेंगे, प्लेज लेंगे, और यहीं से हमारा पहला जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, ठीक है ना, भले ही हम आजाद नहीं हुए हैं, लेकिन हम मानेंगे कि यही हमारा जो डेट होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे होगा। जहाँ पे सारे लोग क्या होंगे, प्लेज लेंगे, कसम खाएंगे कि जब तक हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है, जब तक हमको पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता है, ठीक है ना, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जो, अगर आपको याद हो कि क्या क्या चीज आपको याद रखना है, कि जो लाहौर का सेशन हुआ 1929 में, वहां पे क्या किया गया, वहां पे उसी सेशन में सबसे पहली बार डिमांड किया गया किसका, पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट चाहिए, डोमिनियन वाला नहीं चाहिए हमको। और इसलिए 26 जो 1930 को क्या हुआ, उसको इंडिया का जो क्या किया गया, इंडिपेंडेंस डे की तरह उसको हम उसमें गुलाम थे, बट इंडिपेंडेंस डे की तरह हमने उसको क्या किया, सेलिब्रेट किया। और वहीं पे कसम खाई कि हमको क्या करना है, लड़ाई लड़नी है, किसके लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। और कहीं ना कहीं से जब इंडिया रिपब्लिक बनता है तो इसी डेट को चूज किया जाता है। हालांकि इंडिपेंडेंस डे तो नहीं चूज हो पाया 26 जनवरी को किसी रीजन की वजह से, बट हम रिपब्लिक डे, जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, ठीक है ना, तो उस समय हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं, जो भी रिसेंटली खत्म हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये चीजें जो हो रही थी, ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, जो भी चीजें हैं, तो इससे जो ये पॉपुलर तो हुए, बट बहुत ज्यादा इसको सक्सेस नहीं मिला। मतलब लोगों ने ये जो चीजें, ये जो सेलिब्रेशन चल रहा था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, उसमें बहुत लिटिल अटेंशन लोगों को मिलता है, ज्यादा अटेंशन उन लोगों को नहीं मिल पाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर महात्मा गांधी सामने आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब हम एक कुछ नया वे लाएंगे, ठीक है ना, नई चीज लाएंगे, एक नए इशू को लाएंगे, जिसको लेके सारे लोग इंडिया में परेशान हो। और जब हम उस इशू को लेके आएंगे, ठीक है ना, तब सारे लोग हमारे साथ आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे चीज को यूज किया जो सारे लोग अपने डेली लाइफ में यूज कर, जैसे साल्ट हो गया, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसी चीजों को लिया जिससे सारे लोग क्या है, परेशान हो, कि अगर साल्ट टैक्स देंगे, और जब महात्मा गांधी इसको लेके मूवमेंट करेंगे, तो सब लोग क्या होंगे, इसके इनके सामने आएंगे। और फिर हम कल से फिर स्टार्ट करेंगे अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके। जरा 1 मिनट हम आपको जरा 1929 का फ्लैग अगर आपको हम दिखा दें, ठीक है ना, थोड़ा सा बस वेट करिएगा 1 मिनट। तो ये जो फ्लैग था, जो 1929 में सबसे पहले बार, उसको फहराया गया था, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1929 को रात में 12 बजे यही तिरंगा फहराया गया था। बाद में इसमें हटा के जो अशोक चक्र है उसको लाएगा, तो ये तो पता ही होगा आपको। ओके। सो आई होप कि अब आप धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और आपको जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आंसर, अब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें से, तो आज की क्लास में वो पॉसिबल नहीं है। तो कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर को आज हम सेंड कर देंगे स्टडी मटेरियल में, ठीक है ना। जस्ट वेट एक एक मिनट।